नमस्कार साथियों, मैं हूं विक्रम सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं नॉलेज वाला 06। आज हम पढ़ेंगे चित्तौड़ दुर्ग के बारे में। देश के एक प्रसिद्ध कवि कहते हैं, जिनका नाम राम बदावर है, वो कहते हैं कि चित्तौड़ दुर्ग दुर्गों का राजा, अंबर सी ऊंचाई, पैदल घूमो तो उम्र गुजर जाए उतनी लंबाई। क्या कहते हैं? चित्तौड़ दुर्ग दुर्गों का राजा, अंबर सी ऊंचाई, पैदल घूमो तो उम्र गुजर जाए उतनी लंबाई। फिर एक बात बोलते हैं, किला किलेश्वर क्या कमाल था, कुशल कमान नहीं था, किला किला था केवल किला किले का नाम। ऐसे ही किले को किला नहीं कहते, किला किला था केवल किला किले का नाम नहीं था। इतना विशाल, इतना भव्य, इतना शक्तिशाली चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ किला। चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण 7वीं सदी के अंदर होता है। चित्रांग मौर्य जी करवाते हैं चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण। चित्रांग मौर्य मौर्य शासक थे। 7वीं सदी के अंदर ये किले का निर्माण कराते हैं। 728 ईस्वी में बप्पा रावल चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लेते हैं। बप्पा रावल मेवाड़ के एक शक्तिशाली राजा हुए, जिन्होंने अरब आक्रमणकारियों को आज के अफगानिस्तान तक भगा दिया था। इतने शक्तिशाली राजा। तो 728 में राजपूत शासक आ जाते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर, चित्तौड़गढ़ किले पर। फिर उसके बाद समय बीतता गया। 1302 में समर सिंह जी के पुत्र रावल रतन सिंह जी गद्दी पर विराजते हैं चित्तौड़गढ़ की, और अब कार्यभार संभाल लेते हैं। कार्यभार संभालते ही रतन सिंह जी, रावल रतन सिंह जी के दरबार में एक कवि थे, जिनका नाम था राघव चेतन। भाई राघव चेतन जो थे, वो थोड़े आदत से मजबूर थे, उटपटांग हरकतें करते रहते थे, महिलाओं के प्रति सम्मान नहीं करते थे। तो भाई राघव चेतन को क्या किया, देश निकालो कर दिया रावल रतन सिंह जी ने, कि भाई अब तो तड़ीपार है, हमारे एरिया में भाई नहीं आ सकता, नहीं रुक सकता। राघव चेतन अपने आप को अपमानित समझता है, अपमानित महसूस करता है। फिर वो पहुंच जाता है दिल्ली दरबार के अंदर। दिल्ली दरबार के अंदर उस समय राज हुआ करता था अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी आप जानते हैं कितना भयंकर, कितना खूंखार आदमी था। उसके पास भाई चला गया, बदला लेना अब करना क्या है। उसने क्या किया, एक तो मेवाड़ के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लग गया। मेवाड़ को आपको जितना जरूरी है, राजा जी आप सुल्तान साहब आपका ये मार्केट खराब हो रहा है, आपको जितना जरूरी है। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात राघव चेतन कह रहा है, अलाउद्दीन खिलजी, सबसे इंपॉर्टेंट बात राजा जी ये है कि वहां पर रानी पद्मिनी जो विश्व सुंदरी है, ऐसी स्त्री आपके दरबार में होनी चाहिए। तो आप कौन से शक्तिशाली आदमी हुए, दिमाग खराब हो गया। अलाउद्दीन खिलजी का दिमाग तो वैसे कोई काम करता नहीं था, तो रोटी वगैरह खाते नहीं थे, वो तो और कुछ ही खाते थे, तो दिमाग कहां से काम करे। तो भाई सीधा निकल गया चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे हमला बोलने के लिए। अब चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे जाके देखता है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जाके देखता है कि भाई चित्तौड़गढ़ दुर्ग तो बहुत बड़ा है, बड़लाव में आ गए। अब क्या करें, अब एक संदेश भिजवाता है अलाउद्दीन खिलजी, चित्तौड़गढ़ किले के अंदर एक संदेश भिजवाता है, रावल रतन सिंह जी से मिलना चाह रहा हूं और बात करना चाह रहा हूं। रावल रतन सिंह जी से मिला, खाना वाना हुआ। फिर उसके बाद वो फरमाइश कर देता है कि मैं चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करने आया था, लेकिन रानी पद्मिनी हमें दिखा दीजिए, हम यहां से चले जाते हैं, हम लौट के कभी नहीं आएंगे। सीधे तो नहीं दिखाया, बहुत सारी घटनाएं उस समय हुई, लेकिन उसके बाद रानी पद्मिनी को एक महल में, एक झरोखे में खड़ा किया गया, ऐसा कहा जाता है। पहली बात तो ये जो बात मैं बता रहा हूं मां पद्मिनी की, वो 1302 के बाद 200 वर्ष बाद किसी एक कवि ने पद्मावत करके एक पुस्तक लिखी थी, उसके अंदर मेंशन है सारी चीज। उसके बाद इस पर प्रकाश डाला गया, इतिहास में इसको जगह नहीं दी गई। दर्पण में जब मां भवानी, मां पद्मिनी को देखा जाता है, जो प्रतिबिंब में देखा जाता है, उसमें जो भी व्यवस्था रही होंगी। उसके बाद खिलजी का दिमाग और खराब, तो इतनी पानी में या दर्पण में इतनी सुंदर दिखाई दे रही है, तो वास्तव में कितनी सुंदर होगी। अब वो बाहर आया किले के बाहर, और छल कपट से राजा रावल रतन सिंह को कब्जे में ले लिया और बंदी बनाकर कहां लेके गया, दिल्ली लेके चला जाता है। राजा को उठा लेता है, मेवाड़ के राजा को,
छल कपट से, और छल कपट में तो कोई दिक्कत थी नहीं, उनका तो पेशा ही था, उनके खून में था छल कपट। उनको उठा के दिल्ली लेके चला जाता। अब दिल्ली जाके बेटा बेटा कह रहा है कि पद्मिनी को भेजिए और आपके राजा को ले जाइए। अब मेवाड़ के लिए चैलेंज की बात होगी, ये कैसे हो सकता है? जो चित्तौड़, जो मेवाड़ की रानियां जब युद्ध में, उनके पति जब वीर युद्ध लड़ने जाते हैं केसरिया बांध के, तो वो जौहर के लिए तैयार होती हैं, और जौहर इसलिए करती हैं क्योंकि अपने शरीर को किसी और आदमी, कोई और आदमी उनके शरीर को टच नहीं कर ले, उस इज्जत, उस मर्यादा के लिए वो जौहर करने को तैयार हो जाती है। तो क्या वो दिल्ली जाते? क्या अलाउद्दीन खिलजी के पास रहते? नहीं, उन्होंने दिमाग लगाया, उन्होंने एक पत्र लिखा, रानी पद्मिनी ने पत्र लिखा, और पत्र में ये बताया गया कि भाई साहब, मैं आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं 700-800 रानियों के साथ में आऊंगी, पालकियों में आऊंगी, पालकियों को रोके नहीं, उन रानियों के साथ में रहूंगी मैं आपके दरबार में, और हाँ, तैयारी कर रही हूँ मैं, लेकिन राघव चेतन का सिर चित्तौड़गढ़ पहुंचते ही यहाँ से पालके निकल जाएंगे। अब राघव चेतन कौन? वो कवि जिसने मेवाड़ पे इतनी बड़ी समस्या लाके खड़ी कर दी चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे। अलाउद्दीन खिलजी शर्तों को मान लेता है, राघव चेतन का खोपड़ा आउट, और उनकी खोपड़ी को भेजा जाता है चित्तौड़गढ़ से, दिल्ली से चित्तौड़गढ़ भिजवाया जाता है। फिर यहाँ से पालकियां निकलती हैं, लेकिन पालकियों में रानियां नहीं होती है, पालकियों में होते हैं मेवाड़ के वीर सैनिक, खूंखार सैनिक, और उसमें विशेष दो वीर थे, और उनका नाम है गोरा और बादल। कवि राम बदावर कहते हैं, गोरा बादल छठा भतीजे लाखों पर भारी थे, युद्ध कला के करतब उनके सचमुच ही तलवारी थे। इतने खतरनाक लोग चले गए दिल्ली। रोके कौन? दिल्ली के महल के अंदर पालकियां सब अंदर। पालकियां जैसे खुलती है तो मेवाड़ के सैनिक टूट पड़ते हैं, और अंदर ऐसे कूट कुटाई मचा देते हैं, और राजा को छुड़ा के सीधे मेवाड़। लेकिन हाँ, गोरा बादल उस युद्ध में शहीद हो जाते हैं। अब खिलजी का खोपड़ा खराब हो गया कि राजा को दिल्ली पे आके ले गए वो, ना तो रानी मिली, न राजा तो जो आज से गया, न सैनिकों को मारा जो अलग। मेवाड़ की सेना इतनी जिगरबाज थी कि किसी महल में घुस गई, और लाखों की सेना थी उस समय खिलजी के पास, और कूट कुटा के वहां से राजा को छुड़ा के लेके आके, विचार कीजिए आप, वो कितनी शक्तिशाली सेना होगी। कुछ समय बाद भाई चित्तौड़गढ़ पर फिर से आक्रमण करने के लिए जाता। चित्तौड़गढ़ के रूप पर वापिस आक्रमण करने के लिए तैयार हो जाता, और पूरी सेना को लाके खड़ी कर दी। ये 1303 की बात हो रही है। 1303 के अंदर वापिस चित्तौड़गढ़ किले के सामने आके खड़ा हो जाता है, और उस समय चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जौहर होता है, युद्ध के मैदान में केसरिया होता है, और जब केसरिया और जौहर होता है तो उसे कहते हैं साका। तो मेवाड़ का प्रथम साका 1303 में सभी रानियों ने जौहर कर लिया, राजा मारे गए। 1303 में चित्तौड़गढ़ पर अलाउद्दीन खिलजी का राज आ गया। उसी समय अलाउद्दीन खिलजी के बेटे को वो यहाँ पर गद्दी पे बैठा देता है अलाउद्दीन, और चित्तौड़गढ़ का नाम कुछ समय के लिए बदल देता है। वैसे तो वो परमानेंटली बदलना चाह रहा था, और चित्तौड़गढ़ का नाम कर देता है खिजराबाद। क्या कर देता है? खिजराबाद। बीतता गया 1326। 1326 में आता राणा हमीरदेव। पहले रावल लगता था, रावल रतन सिंह था, अब राणा महाराणा शुरू हो रहा है। राणा की उपाधि राणा हमीरदेव 1326 ईस्वी में मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर लेता है, कूट कुटा गया। जो भी राज था मुगलों का, उसको हटा के हमीरदेव पुनः स्थापित कर देता है। अब 1535
1535 में रानी कर्मावती, पहला शाखा हो गया 1303 में, दूसरा शाखा होता है 1535 में। 1535 में रानी कर्मावती संग्राम सिंह यानी कि राणा सांगा की धर्मपत्नी। पहले कर्मावती से पहले वैसे कर्मावती सीधे तौर पर राजगद्दी नहीं संभाल रहे थे, उनके बेटे विक्रमादित्य संभाल रहे थे, और विक्रमादित्य से पहले रतन सिंह द्वितीय मेवाड़ की गद्दी संभाल लेते हैं। 1531 में उनकी मृत्यु हो जाती है रतन सिंह जी की। उसके बाद विक्रमादित्य संभालते हैं। विक्रमादित्य इतने अनुभवी नहीं होने के कारण उनकी माताजी कर्मावती पूरे मेवाड़ के राज को संभालती है। उसी समय 1535 में बहादुर शाह चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर देता है। कर्मावती के बेटे महाराणा उदय सिंह जी, विक्रमादित्य, जिसे वो उनके पुत्र थे। कर्मावती संग्राम सिंह जी की पत्नी थी। संग्राम सिंह जी वही राणा सांगा 80 गांव लगे तन पर, वो वाले संग्राम सिंह। तो 1535 में वो युद्ध करते हैं। युद्ध में फिर वही केसरिया और जौहर, फिर एक शाखा हो जाता है, यानी कि द्वितीय शाखा जो होता है 1535 के अंदर। अब शाखा तो हो गया, लेकिन आंशिक रूप से चित्तौड़गढ़ पर अभी भी राज मेवाड़ का ही है। आंशिक रूप से राज मेवाड़ का ही है चित्तौड़गढ़ तो। 1540 में पूर्ण रूप से महाराणा उदय सिंह जी गद्दी को संभाल लेते हैं। 1540 में महाराणा प्रताप का जन्म होता है। उसी समय ये वो समय है जिसमें जयमल पत्ता, वीरवर कल्लाजी राठौड़, ये उनका समय। 1568 में अकबर फिर एक युद्ध छेड़ देता है। 1568 में जब चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे हमला होता है, तभी उदय सिंह जी को अरावली की पहाड़ियों में भेज देते हैं। वहाँ के जो दूसरे राजा होते हैं सहयोगी, वो कि उनकी सेना मजबूत है, सामने वाली सेना बहुत बड़ी भी है, ऐसा खतरा हो सकता है कि मेवाड़ राजवंश को बचाने के लिए आपको यहाँ से एक बार निकलना पड़ेगा। और ये रणनीति काम भी आई। उनको अरावली की पहाड़ियों में भेज दिया गया। फिर बाद में वो गोमुंदा आते हैं और राज करते हैं। अब इस युद्ध में क्या होता है? युद्ध में जयमल पत्ता और कमरज कल्लाजी राठौड़ जैसे वीर योद्धा काम आते हैं। चित्तौड़गढ़ में फिर एक शाखा होता है 1568 में। अकबर चित्तौड़गढ़ पर फिर से कब्जा कर लेता है। शाखा होता है, राजा सब मारे जाते हैं। उदय सिंह जी फिर भी जीवित हैं। फिर 1572 में उदय सिंह जी की मृत्यु हो जाती है। महाराणा प्रताप गद्दी को संभालते हैं। महाराणा प्रताप संघर्षशील रहे। महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ और गोविंदा इन क्षेत्रों, फिर चावंड मेवाड़ की तीसरी राजधानी। 1568 के बाद 1615 में जाकर 1615 में अमर सिंह जी, महाराणा प्रताप के सुपुत्र जो होते हैं, वो जहांगीर से संधि करते हैं। फिर चित्तौड़गढ़ पर अपना अधिकार स्थापित करते हैं। 1568 से लगाकर बहुत संघर्ष हुए, लेकिन 1615 में जाकर अमर सिंह जी ने संधि होने के बाद चित्तौड़गढ़ पर एक शर्त मानकर वापिस अधिकार उनको दिया गया था जहांगीर द्वारा। और शर्त वो थी कि एक तो आप चित्तौड़गढ़ की मरम्मत नहीं कराओगे, दूसरी इसको सैन्य ठिकाना नहीं बनाओगे। अब चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर जो मुख्य बातें हैं एग्जाम से रिलेटेड, जो क्या देखने लायक है, इसमें 7 दरवाजे हैं मुख्य। पडन पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोड़ला, लक्ष्मण राम पोल, ये 7 पोल हैं, यानी कि 7 दरवाजे हैं इसके। इसके बाद इसके अंदर विजय स्तंभ है। गुजरात के राजाओं से जब मेवाड़ के महाराणाओं ने युद्ध लड़ा और जीते, तो उनकी याद में विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ जैन तीर्थंकरों की याद में, रानी पद्मिनी महल, गोमुख कुंड, मीरा मंदिर, कुंभा महल, फतेह प्रकाश महल, जौहर स्थल आज भी है, सतीश देवरी और माँ कालिका मंदिर। माँ कालिका पुराना मंदिर है वहाँ पर।
और उसके बाद पहला साका 1303 में हुआ था, दूसरा साका 1535, तीसरा 1568, 3 साके हुए थे। चित्तौड़गढ़ किला भारत का सबसे विशाल और गौरवशाली किला है। यह मेवाड़ राजपूतों की शौर्य, त्याग और स्वाभिमान के अमर गाथा का प्रतीक है। यह 700 एकड़ में फैला हुआ और लगभग 3 किलोमीटर लंबा है। किले के भीतर अनेक प्राचीन मंदिर, महल, जलाशय और विजय स्तंभ जैसे ऐतिहासिक स्मारक स्थित है। आपको कभी भी मौका मिले तो चित्तौड़गढ़ जरूर जाइए। हमें जितना हो सकता था वो जानकारी आपको दे दी। क्या हुआ? अच्छा, मूछ नीची है क्या? अरे भैया, चलो मूछ पे एक बात याद आ गई कि दाढ़ी राख दो, पटा राख दो, मूछ राख दो मत। दाढ़ी राख दो, पटा राख दो, मूछ राख दो मत, ने राखो तो भले ही राख दो पर नीचे राख दो मत। समझ में आ गई बात? ठीक है, आज के लिए इतना ही। नॉलेज वाला चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को हमारे शेयर कर दें, और फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।